स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आया था, काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन बताना। m e पे पावर 4 बाय 8 8 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर स्क्वायर बाय एन इनटू, स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है। इसमें जब कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू हम लोग पुट किए थे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ गया था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको जूल में भी कन्वर्ट करने बताए थे तुम लोगों को, रिलेशन बताए ही थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। दूसरा एनर्जी जो यहाँ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि चार्जेस इन्वॉल्व है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब टोटल एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का ऐड करेंगे तो उससे टोटल एनर्जी आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे मान लो दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, जैसे q1 q2 r डिस्टेंस पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 r, ठीक है। ये q1 q2 इन दोनों का साइन के साथ यहाँ पे लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे q1 और q2 का साइन के साथ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय r कर दोगे बस। तो यही होता है फॉर्मूला, ये लिखने का तरीका है पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो चार्जेस q1 q2 r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो ऐसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, हम लोग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के टर्म में बात कर रहे थे, तो एक जगह हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा जिसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस जेड, यही है ना। और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज माइनस ई है, होगा। इन्हीं दोनों के बीच में लिखेंगे हम लोग, ये लास्ट क्लास में बताए थे ना यस सर। ऐसे। और ये आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बताओ तो। पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे इसके लिए तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, 1/4πε0 वन बाय फोर जेड पाई स्क्वायर एप्सिलॉन बाय नॉट आर। इंटू जेड स्क्वायर बाय आर। 1/4πε0, यहाँ पे साइन के साथ लेना है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस ई और प्रोटॉन का तो प्लस जेड ई, ठीक है। और बाय क्या करोगे, आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये आ गया माइनस साइन, आ गया माइनस जेड ई स्क्वायर बाय 4πε0 इंटू आर, ठीक है। अब ये आर देखो, आर का एक्सप्रेशन, आर जो है ये रेडियस है, आर का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे आर का, हाँ बोलो। सर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन डिराइव किए थे तब क्यों नहीं साइन लिए थे? किसका रिलेशन डिराइव किए थे, फोर्थ कंडीशन बोर मॉडल का। क्या फोर्थ कंडीशन? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय 4πε0 r स्क्वायर। नहीं नहीं, फोर्स में हम लोग नहीं लेते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला जहाँ पे टर्म आएगा ना वहां पे साइन कंसिडर करना है, पोटेंशियल एनर्जी में करते हैं, ठीक है। ये सब चीज देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे ना वहां पे बताया जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली साइन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये साइन एक्चुअली देखो, ये साइन से मतलब नहीं है, साइन एक्चुअली डिनोट करेगा डायरेक्शन को, ठीक है। जैसे एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव एज्यूम करोगे तो दूसरा ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो यहाँ पे साइन का एक सिग्निफिकेंस है। ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ना, ये नेगेटिव साइन एक्चुअली ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को सिग्निफाई कर रहा है, कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है वो उसको सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। वो हम बताएंगे नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, जब टोटल एनर्जी डिराइव करेंगे तो वहाँ नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, तो वो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो आर का जो एक्सप्रेशन है, आर का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करो, क्योंकि आर तो रेडियस है, ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, वन बाय ये माइनस जेड स्क्वायर बाय 4πε0, आर है नीचे, तो आर का एक्सप्रेशन क्या था देखो तो,
आर से डिवाइड हो रहा है, तो आर का एक्सप्रेशन था एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यही था ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई जेड पाई स्क्वायर। पाई एम जेड स्क्वायर, यही था, क्योंकि वो डिवाइड होगा तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब इसमें देखो, जो जो कट रहा है काट दो, बाकी जो बचेगा लिखो। तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हमारा, ये हो गया, देखो कैंसिल आउट क्या होगा, पाई ही होगा सिर्फ, और तो हमको नहीं लगता है कुछ होगा। तो यहाँ बच गया एम जेड स्क्वायर ई पे पावर 4, नीचे क्या सर बच गया 4 सर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। क्या? ने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद आर नहीं लिखे। अरे आर के जगह पे ही तो वो सब्स्टिट्यूट किए, ये एक्सप्रेशन जो आया ये किसका एक्सप्रेशन है, आर का ही तो है ना। यस सर। लिख लो, substituting the value, substituting the expression for r। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली हम लोग इसको पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना चाह रहे हैं। तो देखो, क्योंकि एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर टाइप का आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसको अगर देखो, उसमें सिर्फ डिफरेंस ये नीचे 8 होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग क्या करें, नीचे अगर किसी भी तरीके से 8 कर दें, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं इसको। देखो, नीचे 8 करने के लिए क्या करना होगा हमको, ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किए, कर सकते हैं ना। एक कोई भी फ्रैक्शन है तो सेम यस नंबर से सर। तो ऊपर नीचे डिवाइड करते ही है। तो यहाँ भी वैसे ही कर दिया, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, तो नीचे 2 से करोगे तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस एक्सप्रेशन की जगह पे ये जो है, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। देखो यस सर। तो इसके जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ये आया या नहीं आया? ये ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए एक्सप्रेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर दिया इसको। देख लो काइनेटिक एनर्जी वाला जो एक्सप्रेशन था ऊपर, बिल्कुल सेम है या नहीं, बताओ। हेलो, है सर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो ये रिलेशन मिल गया हमको, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये माइनस ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला याद करने बोले थे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी के लिए याद कर सकते हो। तो 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सर हम्म सर वो -2 तो पूरे काइनेटिक एनर्जी के क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड होगा ना। हम्म तो काइनेटिक एनर्जी का तो यही था ना, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और सर। तो उसी से तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी जब हम लोग निकालेंगे तो टोटल एनर्जी में देख लो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनका सम होता है टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी में जब जोड़ोगे तो ये एक्चुअली देखो क्या आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और प्लस ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जब ओवरऑल ऐड करोगे तो ये माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी दैट इज टीई से डिनोट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। यही आ रहा है ना टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का जब फॉर्मूला पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है बस आगे माइनस साइन लग जाएगा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली जो टोटल एनर्जी आ रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, टोटल एनर्जी जब फाइंड आउट करोगे किसी भी ऑर्बिट में अगर वो है तो नेगेटिव आएगा हमेशा, क्योंकि z तो पॉजिटिव होगा और n का वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो आगे हमेशा माइनस साइन लगेगा। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई करता है कि वो जो प्रोटॉन का फोर्स जो है ना, या न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो बाइंडिंग फोर्स है। बाइंडिंग फोर्स मतलब वो हमेशा प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को, या न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ बाउंड करके रखता है, इसलिए वो फोर्स जो होता है उसको हम लोग बाइंडिंग फोर्स बोलते हैं। और वो बाइंडिंग फोर्स या फिर अट्रैक्टिव फोर्स भी बोल सकते हो एक तरह से। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से ही वो जो नेचर आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, साइन जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो वही इसका सिग्निफिकेंस होता है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। टोटल एनर्जी, जब तक ये एनर्जी नेगेटिव रहेगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है, न्यूक्लियस के फोर्स में है। जैसे ही वो एनर्जी मतलब जीरो भी हो गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एटम से ही बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो जब तक वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब तक नेगेटिव रहेगा तब तक वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन रेंज में है। जैसे ही वो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब वो निकल गया है, वो इलेक्ट्रॉन अब उस एटम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो एटम से वो बाहर निकल चुका है। समझ रहे हो ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंड है। ठीक है, विच मीन्स दैट, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, which means that electrons are bound to nucleus, bound to attraction of nucleus। या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू न्यूक्लियस। सर हम्म 2 मिनट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला का लास्ट कुछ स्टेप छूट गया था, नोट करने दे सकते हैं? क्या छूट गया तो देख लो कहाँ पे, यहीं पे। यस सर। लिख लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया। हो गया ना। यस सर। चलो, तो ये सारा जितना भी डेरिवेशन था ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। रेडियस का कर लिए, वेलोसिटी का कर लिए, काइनेटिक एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद टोटल एनर्जी। तो जितना अपने काम का है वो सारा चीज हम लोग कर चुके हैं। अब मेनली जो ये तुम लोग को बता ही चुके हैं कि बोर्स मॉडल जो मेनली अप्लीकेबल है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, मतलब ऐसे एटम्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम के लिए ही अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये याद रख सकते हो, टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए अलग अलग शेल्स में टोटल एनर्जी क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर तो 1 है और शेल भी हमेशा 1 ही रहेगा। या फिर शेल चेंज हो सकता है क्योंकि एम्प्टी शेल्स तो हो ही सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये हम लोग कर रहे हैं, जैसे n=1 है, मतलब फर्स्ट सेल में तुमसे अगर पूछा गया हाइड्रोजन एटम है तो इसका z का वैल्यू तो 1 ही रहेगा ना, एटॉमिक नंबर तो 1 है। तो फर्स्ट वाले सेल में n=1 में टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो z 1 का स्क्वायर बाय n स्क्वायर, n का वैल्यू भी है 1 है। तो देख लो, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब जो पहले वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में उसका एनर्जी कितना है, देख लो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये माइनस साइन सिग्निफाई कर रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर मैग्नीट्यूड तुमसे पूछा जाए तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद देखो n=2 में अगर तुमसे पूछा जाए हाइड्रोजन एटम के लिए ही, तो ये टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, सेकंड सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो अगर एक्साइट होके गया, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में तो उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले शेल में ही रहता है, लेकिन अगर वो एक्साइट हो गया, एक्साइट होने का मतलब क्या हुआ कि अगर उसको हम लोग एनर्जी दे दें तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके वो सेकंड वाले सेल में जा सकता है, ठीक है। तो वहां अगर वो चला गया तो उसमें क्या एनर्जी होगा उसका, तो क्योंकि हर एक शेल का तो एनर्जी फिक्स है ना, तो देखो हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूले में -13.6 इंटू जेड का वैल्यू तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो -13.6/4 कर दो, कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताओ तो। ये हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया। सर हम्म सर n=2 केवल हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में पॉसिबल है ना, हाइड्रोजन में नहीं ना? क्यों नहीं पॉसिबल है, हम क्या बोले, जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो एक्साइट होके जा सकता है n=2 में। एक्साइट होने का मतलब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके, वो बताएंगे अभी, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो वो हायर शेल में जा सकता है, ठीक है। न्यूट्रल स्टेट में तो n=1 में ही रहेगा ग्राउंड लेवल पे, लेकिन वो अगर एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो फिर वो जा सकता है, ठीक है। वो सारा चीज देखेंगे अभी आगे। n=3 में अगर एनर्जी पूछा जाए हाइड्रोजन के लिए तो क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड का वैल्यू तो 1 बाय n का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बाय 9 कर दोगे यहाँ पे, तो ये देखोगे जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=4/16 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग खुद भी, ठीक है। तो ये याद याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि पूछा जाएगा तो अगर मान लो तो याद रहेगा तो ज्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाइड्रोजन के लिए ही मेनली, सबका याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो हाइड्रोजन का याद रख सकते हो 1 2 3 तक एटलीस्ट, कि 1 का -13.6 होगा, 2 का -3.4, सेकंड सेल का, थर्ड सेल का -1.51 इलेक्ट्रॉन। अगर यही तुमको बोल दिया जाए n=infinity पे, तो अगर इनफाइनाइट n का वैल्यू इन्फिनिटी है तो फिर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 तो क्योंकि किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, 0 0। तो टोटल एनर्जी 0, इसका मतलब ये क्या हुआ
कि वो इलेक्ट्रॉन जो है अब न्यूक्लियस से फ्री हो गया है पूरा। हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, क्योंकि जब तक नेगेटिव है एनर्जी तभी तक वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के रेंज में रहेगा। जैसे ही वो जीरो हुआ, मतलब ये जीरो जो है ये मैक्सिमम एनर्जी हो सकता है, और वो मैक्सिमम एनर्जी दिख रहा है क्योंकि इन्फिनिटी से ज्यादा तो सेल नहीं हो सकता है ना। मैक्सिमम हम लोग इनफाइनाइट सेल तक ही जा सकते हैं, या उससे भी ज्यादा जा सकते हो। मैक्सिमम इनफाइनाइट तक ही जा सकते हैं ना। यस सर। तो बस, तो इनफाइनाइट जाने पे हमको पता चल गया कि टोटल एनर्जी कितना आ गया इनफाइनाइट जाने पे, जीरो। तो मतलब मैक्सिमम एनर्जी कितना हो सकता है, वो जीरो ही हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन अगर अगर वो जीरो एनर्जी हो गया किसी भी शेल में, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर जीरो हो गया, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन अब उस न्यूक्लियस के बाउंडेशन में नहीं है, वो उस एटम के न्यूक्लियस से बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो जब तक नेगेटिव होगा एनर्जी, माइनस साइन है, तब तक वो न्यूक्लियस के रेंज में है, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है। तो यहाँ पे देख भी रहे होगे तुम लोग, देखो जैसे n इक्वल टू 1 से जैसे जैसे शेल बढ़ते जा रहा है, एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, बताओ तो। हाइड्रोजन एटम में घट ही रहा है बताओ, एनर्जी घट रहा है या बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि नेगेटिव में घट रहा है। नेगेटिव में घटने का मतलब क्या हुआ, उसका बढ़ वैल्यू रहा बढ़। है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग हायर शेल में जाते जाएंगे, तो हायर शेल में जाने के साथ साथ ही उसका एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। दिख रहा है ना यहाँ। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 से 4, जैसे ही हम लोग नीचे जा रहे हैं, हायर शेल में जैसे जैसे जाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से फटाफट इसको। कर लिए? यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं तुम लोगों को, ऐसे ही यस सर बोल रहा हूँ। हम्म, जो बता रहे हैं वो दिमाग में घुस रहा है। सर आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं। इनको सारा चीज समझ में तो नहीं आएगा पूरा, अगर सोचोगे सब चीज एक एक चीज घुस जाए, क्योंकि अभी बहुत चीज नहीं पढ़े हो तुम लोग। ठीक है, तो सारा चीज तो समझ नहीं आएगा, पर जितना भी समझ में आ रहा है समझते जाओ, क्योंकि समझ में आएगा अभी तो। थोड़ा बहुत किए हुए रहोगे तो वहाँ उतना दिक्कत नहीं होगा आगे हायर क्लासेस में, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट सोचोगे क्लियर हो जाए अभी ये, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये बात तो तुम लोग को भी पता होगा क्या। अब सोचोगे कैसे फोर्स का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r², वो कैसे डेरिवेशन हुआ, वो करने के लिए वो तो तुमको 12th में ही वो डेरिवेशन बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी बस वो ध्यान रखो कि वो बस फॉर्मूला होता है, उस तरह से वो ऐसा आता है। डेरिवेशन वो कैसे आया वो भी है, वो भी बताया जाता है, लेकिन वो 12th में डिराइव कराया जाता है। तो सारा चीज डेरिवेशन वो एक्चुअली फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स में वो डेरिवेशन कराया जाता है, जो कि 12th का चैप्टर है। ठीक है, तो इसलिए सारा कॉन्सेप्ट अब मतलब A to Z समझना चाहोगे तो वो तो नहीं होगा ना अभी। जैसे 11th में ये चीज बताया जाएगा, तो 11th में तो डेरिवेशन पढ़ते नहीं है,
वो तो 12th में, तो वहां याद ही करना पड़ेगा कि ऐसे लिखा जाता है। समझ रहा हो ना बात तुम लोग? यस सर। हेलो। यस सर। चलो, अब बाकी तुम लोग का अपने क्लास का प्रिपरेशन चल रहा है या नहीं, कि अपने क्लास का छोड़ ही दिए हो पूरा? सर चलता है क्योंकि बीच बीच में एग्जाम्स अभी प्री बोर्ड होने वाला है तुम तो लोग का रिवीजन। स्कूल जा रहे हो तुम लोग? यस स्कूल सर, तो ऑफलाइन जा रहे हैं। स्कूल तो खुल ही चुका है ना, यस सर, क्लासेस तो हो ही ऑनलाइन रहा है ऑफलाइन स्कूल। दोनों सर होगा। 9th और 11th का नहीं खुला है। 9th और 11th का भी तो बहुत सारे स्कूल में हो गया है यार। यस सर। अब तो इनफैक्ट क्लास 6 से खुल जाएगा बहुत कुछ दिन में, एक वीक में, या बहुत सारे स्टेट्स में तो खुल भी चुका है 6 से। यस 9th और 11th का तो बोकारो में भी इनफैक्ट बहुत स्कूल्स बुला रहे हैं। तुम लोग नहीं जाते हो नो क्या? सर। सर बोकारो नो में अटेंड सर, नहीं जाते हैं। बोकारो में कोई भी स्कूल नहीं हुआ खुला है 9th और 11th का? नो सर। पता नहीं यार, बाकी सारी जगह तो हो रहा है क्लासेस। सर 5 तारीख को फैसला होगा कि खुल झारखंड गवर्नमेंट का। कौन फैसला देगा? हेमंत सोरेन देगा, और कौन देगा? चलो नेक्स्ट देखो, तो इससे पहले कितने पोस्टुलेट्स हम लोग देखे थे? 5 या 6? कितना हुआ था? सर 5। 5। तो ये 6th पोस्टुलेट है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। द एमिशन और absorption of energy in the form of photon can only occur when electron jumps from one stationary state to another। ठीक है, तो ये चीज है। तो देखो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो क्या कर सकता है अपने, ऐसा नहीं है कि वो अगर किसी एक शेल में घूम रहा है तो वो उसी सेल में हमेशा घूमते रहेगा। वो अपना सेल का पोजीशन वो एक्सचेंज कर सकता है। वो आइदर ऊपर जा सकता है, मतलब हायर सेल में जंप करके जा सकता है, या फिर जो हायर सेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो लोअर सेल में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है कि अचानक से ही वो, ऐसा नहीं है कि लोअर वाला हायर में चला जाएगा और हायर वाला लोअर में जाएगा, वो एनर्जी का खेल होता है। तो अगर मान लो कोई एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो मान लो n = 2 में है, सेकंड सेल में है, तो अगर उसको उतना एनर्जी अगर इनफ मिल गया, जितना एनर्जी, जैसे मान लो n = 2 वाले को जाना है n = 4 पे, समझ रहे हो? जैसे हाइड्रोजन के केस का ही बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का n = 1 वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको जंप करके जाना है n = 3 में, तो थर्ड सेल में उसको जंप करना है। तो कोई भी थर्ड सेल में जाने के लिए उसको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि थर्ड सेल का तो एनर्जी ज्यादा होता है। हम लोग जान चुके हैं अभी तक कि जैसे ही उसको हायर शेल में अगर जाना है, जैसे जैसे हायर शेल में जाते हैं, एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, इंक्रीज होते जाता है। एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ना, बोलो। यस सर। यस सर।
तो अगर उसको कहीं से एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो n=1 से n=3 पे जंप कर सकता है क्या? नो सर। तो इसलिए अगर उसको हायर शेल में, किसी भी इलेक्ट्रॉन को हायर शेल में जंप करना है, तो हायर शेल में जंप करने के लिए उसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तभी वो हायर शेल में जंप कर सकता है। और उसी तरह अगर उल्टा हम लोग सोचें, कोई भी हायर शेल में इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो n=3 पे कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम का, दूसरे एटम का सोच लो, उसको n=1 में आना है, तो फिर क्या करेगा वो? 3 से अगर 1 पे आना है तो उसको एनर्जी क्या करना होगा? एमिट करना होगा, एनर्जी रिलीज करना होगा। ठीक है, तो वही चीज होता है। तो अगर लोअर से हायर पे जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा, और हायर से अगर लोअर पे आना है, जैसे 1 से 3 पे जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा, लेकिन 3 से 1 पे आना है तो एनर्जी रिलीज करना होगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होता है। तो अगर रिलीज हो रहा है एनर्जी तो उसको एमिशन बोलते हैं, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा या कोई भी एनर्जी एमिट हो जाएगा। ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन भी सिर्फ उसी एनर्जी का होगा जो कि दो एनर्जी सेल के बीच का डिफरेंस हो। जैसे मान लो हाइड्रोजन का ही केस बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के केस में ही हमको पता है कि n=1 का जो एनर्जी है, n=1 का एनर्जी कितना है हाइड्रोजन के केस में? हाइड्रोजन एटम में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, टोटल एनर्जी है -13.6। और n=3 का एनर्जी कितना है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अगर 1 से 3 पे जंप करना है, तो अगर मान लो इसको कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मिल गया, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब करके 1 से 3 पे जा सकता है क्या? नो सर। तो इसको अगर 1 से 3 पे जंप करना है तो उसको कितना एनर्जी चाहिए? तो ये जो दोनों का एनर्जी का डिफरेंस आएगा उतना ही, तो अगर एग्जैक्ट उतना एनर्जी मिल गया तभी वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करके कहीं, क्योंकि बीच में तो कोई शेल है नहीं, बीच में जैसा n=2 है, तो n=2 में भी उसका फिक्स्ड एनर्जी है ना, कोई भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके n=2 में थोड़ी जा सकता है। बात समझ रहे हो? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या उसी एनर्जी को एमिट करेगा जो कि दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस हो। जैसे n=1 से 2 पे जाना है, तो 2 पे जाने के लिए इसको कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? देखो तो, डिफरेंस निकाल लो दोनों का, तो ये आ जाएगा तुम्हारा +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यस सर। तो अगर एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर n=1 में अगर 2 पे जाना है, तो उसको एग्जैक्ट अगर इतना एनर्जी मिले इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी वो उसको एब्जॉर्ब करके 2 पे जा सकता है। मान लो अगर उसको 10 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा? बताओ। सर नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एब्जॉर्ब करके कहीं दूसरे लेवल पे जा ही नहीं सकता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि मिनिमम उसको अगर 2 पे जाना है तो उसको मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो 10.2 से अगर उसको कम मिल रहा है या मान लो 5 ही मिल रहा है, तो 5 को भी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो बात समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इसलिए बोलते हैं कि एमिशन या एब्जॉर्प्शन एनर्जी का तो होगा, एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ वही एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप करेगा। ठीक है, बीच वाला कोई एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे एक और चीज इसमें लिख लो, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी इज absorbed when electron jumps from inner to outer orbit। ठीक है, इनर टू आउटर मतलब लोअर से हायर पे,
तो अगर लोअर से हायर पे जा रहा है तो वो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा एंड is emitted when electron moves from outer to inner। ठीक है, और जब हायर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी एमिट करना होगा। तो ये वाला जो पहला वाला जो प्रोसेस है, जब इलेक्ट्रॉन जो है इनर से आउटर जाता है, मतलब लोअर से हायर पे जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्साइटेशन। ठीक है, ये जो इनर से आउटर जा रहा है ना, या लोअर से हायर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लोअर शेल से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर शेल में जा रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। ठीक है, EXCI, एक्साइटेशन। और वही कोई इलेक्ट्रॉन अगर हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है, हायर शेल्स, और एक्साइटेशन में एनर्जी हमेशा क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा? एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और हायर से अगर लोअर शेल में आ रहा है तो इसमें क्या होगा? एनर्जी बताओ। एमिट होगा। एमिट होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का जस्ट उल्टा हो गया है, क्योंकि एनर्जी एमिट कर रहा है तो वो डी एक्साइट हो रहा है। ठीक है, तो ये टर्म सब यूज किया जाता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी एक्साइटेशन। ठीक है, तो यही चीज है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा जो कि किसी दो एनर्जी सेल का या दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस हो। ठीक है, बीच वाला कोई भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वो बीच वाले एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो कहीं जा ही नहीं सकता है, क्योंकि बीच में तो स्पेस वेकेंट है, बीच में सेल है ही नहीं, क्योंकि हर एक शेल का एनर्जी तो फिक्स है ना। तो अगर किसी उसको पर्टिकुलर शेल में जाना है तो उसको उतना एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमेशा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? यस। यस सर। चलो, तो ये हो गया बोर्स मॉडल का पोस्टुलेट्स। अब बोर्स मॉडल एक्चुअली जो है ना, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन गैस था, तो गैस के जो एटम्स थे, तो उनको ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम नाम दिया था और उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम तुम लोग जैसे टर्म सुने हुए होगे। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? जैसे फिजिक्स में भी तुम लोग पढ़े होगे स्पेक्ट्रम। जैसे व्हाइट लाइट के केस में देखे होगे ना, प्रिज्म से पास करोगे तो व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाता है, यस सर। तो उसमें 7 बैंड ऑफ कलर्स मिलते हैं हमको। विबग्योर पढ़े हो ना? यस सर। तो वही जो 7 बैंड्स वहां पे कंटिन्यूअस मिलता है, कंटिन्यूअस है ना, वहां पे कोई तो ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूअस वो सातों कलर कंटिन्यूअसली ही रहते हैं, उसमें कोई गैप रहता है क्या बीच में? नो सर। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। वही जो बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन होता है ना स्क्रीन पे, तो उसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ कलर्स जो होते हैं उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वो वहां पे वो जो व्हाइट लाइट वाला केस है, वहां पे हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। वो कंटिन्यूअस, और दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक कंटिन्यूअस होता है, दूसरा डिस्क्रीट होता है। कंटिन्यूअस मतलब वो पूरा कंटिन्यूअसली चला रहेगा, उसमें कोई भी गैप नहीं रहेगा बीच में। ठीक है, वो कलर्स जो रहते हैं वो कंटिन्यूअस कलर्स रहते हैं। कोई गैप रहता है क्या बीच में व्हाइट लाइट के स्प्लिटिंग में? नो सर। नो सर। नहीं, तो वो हो गया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और दूसरा स्पेक्ट्रम होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ कि वहां पे गैप होगा, वो कलर्स जो होंगे वो कंटिन्यूअसली नहीं होंगे। मतलब पहला कलर दिखेगा, उसके बाद गैप हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा, फिर दूसरा कलर दिखेगा, फिर डार्क।
तो इस टाइप से अगर सीन रहेगा तो फिर उसको बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअली जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है ना, जो हाइड्रोजन के लिए एटम्स का, हाइड्रोजन के एटम्स का जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था, तो एक्चुअली डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया गया। वो जब स्क्रीन देखा गया, ऑब्जर्वेशन जब किया गया, व्हाइट लाइट पास किया गया हाइड्रोजन के एटम्स के थ्रू, और जैसे ही पास करने के बाद जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ, स्क्रीन लगाया गया पीछे, तो जो स्क्रीन पे जब देखा गया स्पेक्ट्रम ऑब्टेन जो हुआ, वो पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं था, तो वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ था। ठीक है, तो वो चीज एक्चुअली ऑब्जर्व करने से ही पता चला, तो इसलिए सर उसको। हाँ बोलो। सर स्पेक्ट्रम का एक्चुअल डिफाइन कैसे करेंगे? क्या? सर डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होगा? स्पेक्ट्रम तो बताए तो स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे वो जो बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन होता है ना, द बैंड ऑफ कलर्स, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्क्रीन को बोलते कि बैंड को? बैंड ऑफ कलर्स जो है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन होते हैं, उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, कलर से ही मतलब है ना हमको, वो तो स्क्रीन रखेंगे तभी तो कलर दिखेगा, तो ऑब्जर्व कैसे करोगे? सर क्या? सर सर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट का हुआ ना? हम्म। और सर अभी आप बोले कि व्हाइट लाइट को जब हाइड्रोजन एटम से पास कराते हैं डिस्क्रीट होता है, तो उस केस में वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हुआ कि उस केस में व्हाइट लाइट का हुआ? अरे एटम से पास हो रहा है ना यार, तुम लोग सर क्या क्या हाइड्रोजन पूछते का हो? वो। क्या क्या तुम लोग फालतू बकवास पूछते रहते हो? हाइड्रोजन एटम्स के थ्रू ही पास कर रहा है ना, वहां पे व्हाइट लाइट तो वो स्पेस से पास होता है, वहां थोड़ी ना कुछ होता है। हम लोग हाइड्रोजन एटम का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसलिए तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम नाम दिया गया है, एटम्स के थ्रू हम लोग पास कर रहे हैं, तो वहां पे वो फेनोमेनन बताएंगे एक्चुअली होता क्या है। हम लोग पहले ही इतना सारा फालतू क्वेश्चन पूछने लगते हो ना। स्पेक्ट्रम क्लियर है ना? स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आ गया क्या होता है स्पेक्ट्रम? हम्म। हेलो। हाँ सर। चलो, अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, वो बता चुके हैं, लेकिन एक और चीज होता है स्पेक्ट्रम का, एक और क्लासिफिकेशन होता है, एक बोलते हैं हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो ये नाम से ही पता चल रहा होगा तुमको कि एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब एनर्जी को एमिट कर रहा होगा, ठीक है, रेडिएशन एमिट करने के बाद जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें हम लोग, तो डेफिनेशन पहले लिख देते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum। ठीक है, तो देखो, वैसा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि देखो, कोई भी एटम जो है ना, या कोई भी सब्सटेंस जो है, वो हमेशा अपने ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहता है, मतलब लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर
एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हमेशा चाहेगा कि हम अपने ओरिजिनल स्टेट में जाएं, ठीक है, अपने स्टेबल स्टेट में, क्योंकि एनर्जी जितना ज्यादा रहेगा उसका स्टेबिलिटी उतना कम होता है, ठीक है। एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर कहीं से वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है तो वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी हम अपना एनर्जी रिलीज करें। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर उसके पास एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को वो एमिट करना स्टार्ट करेगा। और एमिट जब करेगा वो एनर्जी को, तो किस फॉर्म में एमिट करेगा, वो रेडिएशन के फॉर्म में ही एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में जब वो एनर्जी एमिट करने लगेगा, तो एमिट जैसे ही वो एनर्जी एमिट करेगा, तो एमिट करने पे वो जो रेडिएशन निकलेगा उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा या कलर्स का बैंड फॉर्म होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एमिशन प्रोसेस से जो स्पेक्ट्रम बन रहा होगा, मतलब एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जब बाहर निकलता है किसी भी एटम से या किसी भी सब्सटेंस से, तो उसकी वजह से वो प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, एमिशन प्रोसेस। तो उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ उसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। बात समझ में आया ये चीज? हम्म। हेलो। सर एक बार फिर से बता सकते हैं प्लीज? आवाज आ रहा है या नहीं तुम लोगों को? यस सर। तो हम बोल रहे हैं एमिशन प्रोसेस की वजह से जो स्पेक्ट्रम जी ऑब्टेन होगा ना, एमिशन प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एनर्जी एमिट करने लगेगा, एनर्जी जब बाहर निकलेगा, एमिट समझ रहे हो ना, उससे बाहर निकल रहा है, जब एनर्जी उससे बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एमिशन। और उस बाहर निकलने वाले प्रोसेस से, एमिशन प्रोसेस से जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा उसको बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। समझ में आया अब? यस सर। और इसी का जस्ट उल्टा होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है एमिशन स्पेक्ट्रम का जस्ट एक हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव हो गया, फोटोग्राफिक नेगेटिव, या फिर ऐसे बोल सकते हैं। फोटोग्राफिक नेगेटिव बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो फोटोग्राफ्स बनता है ना उसका नेगेटिव देखे होगे, नेगेटिव्स देखे हो तुम लोग? नो सर। थोड़ा डायग्राम से समझाइए ना। हेलो, यस आवाज सर। आ रहा है? हाँ सर। आओ। चलो, हाँ तो ये क्या बोल रहे थे, एमिशन स्पेक्ट्रम एक्चुअली है क्या? एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या चाहेगा, तुरंत वो अपने ओरिजिनल स्टेट में जाने के लिए, मतलब ओरिजिनल जो है उसका लेवल, ओरिजिनली जितना एनर्जी था वो उस एनर्जी को रिगेन करना चाहता है। तो ओरिजिनल एनर्जी में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एमिट ही करना पड़ेगा, तभी तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, तभी तो वो हायर लेवल पे गया था। समझ रहे हो, एक्साइट उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी जो एब्जॉर्ब करने वाला प्रोसेस है उसको क्या बोलते थे हम लोग, एक्साइटेशन ना। एक्साइटेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्साइटेशन है, मतलब एक्साइट हो गया, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में अगर पहुंच गया है, तो वो हमेशा चाहेगा अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस लौटना, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट पे वापस लौटने के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट ही करेगा। तो जब एनर्जी एमिट करेगा वो, तो एनर्जी एमिट किस फॉर्म में वो करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ही करेगा, ठीक है। वो रेडिएशन के फॉर्म में ही एनर्जी एमिट करेगा ना। तो जब वो रेडिएशन के फॉर्म में जब एनर्जी वो एमिट कर रहा होगा, तो वो एनर्जी जब एमिट करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, तो जो वो रेडिएशन का बैंड बनेगा, वो जो कलर बनेगा ना, वो रेडिएशन का जो भी कलर होगा, तो वो कलर का पीछे बैंड ऑब्टेन होगा या नहीं हमको स्क्रीन पे?
होगा? सर तो ड्रॉ करके दिखाइए ना। ड्रॉ करने का क्या है, यहाँ देखो जैसे कोई भी सब्सटेंस है, जब ये एनर्जी एमिट करने लगेगा, एनर्जी एमिट करेगा इस फॉर्म से, तो एनर्जी एमिट करने के बाद जो स्क्रीन पे यहाँ पे जो एनर्जी एमिट करेगा ना ये रेडिएशन के फॉर्म में, तो ये जो कलर ऑब्टेन होगा ना स्क्रीन पे, जब इससे एनर्जी बाहर निकलेगा, कोई भी ये एक्साइटेड सब्सटेंस है, एक्साइटेड सब्सटेंस से जब एनर्जी बाहर निकलेगा स्क्रीन पे, जब उसको ऑब्टेन करेंगे तो हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि ये एमिशन प्रोसेस से ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है? सर मतलब वो डी एक्साइटेड स्टेट में होगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहेगा। किसको? कौन से केस में? सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक्चुअली है क्या, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूटेड, ऐसे लिख लो, by the frequencies of light transmitted with dark bands when energy is absorbed by the electrons in the ground state to reach higher energy state। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। ठीक है, सिंपल सा चीज है कि एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो जब ऑब्टेन होगा, तो ऑब्टेन कब होगा, जब एटम्स जो है या कोई भी सब्सटेंस जो जब एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब ऑब्टेन होगा, जब कोई भी एटम जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि स्पेक्ट्रम में हमको कलर्ड लाइंस मिलेगा, वो जो जो भी एनर्जी एमिट हो रहा होगा उसका जो कलर होगा वो कलर्ड लाइंस हमको स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, हमको डार्क लाइंस मिलेगा, गैप्स मिलेगा, मतलब जो कलर उससे निकल गया, तो जो कलर एब्जॉर्ब हो गया उसकी जगह तो वो डार्क शो करेगा ना। जैसे मान लो हम लोग इसको दिखा सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी है सबके पास, बताओ तो। यस सर। एनसीईआरटी अगर है तो अभी है सामने? हम्म, सर इसमें भी गूगल करके कर सकते एक मिनट रुको। दिख रहा है स्क्रीन? हैं। यस यस सर। एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा। चलो यहाँ ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो ये है एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस। ये
एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? ये जो कलर एमिट हो रहा है ना, जो लाइट एमिट हो रहा है, तो उसका यहाँ पे दिख रहा है, कलर्ड बैंड्स दिख रहा है, अलग अलग कलर का लाइट दिख रहा है तुमको। एक येलो है, फिर इधर पिंक हो गया, ये ग्रीन है, दिख रहा है ना? यस सर। यस ये सर। कलर, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। अब जो लाइट एमिट हो गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होगा? जो एनर्जी, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ होगा तभी तो वो एमिट किया है, तो उससे पहले तो एब्जॉर्ब हुआ होगा ना। सर तो एब्जॉर्ब वाला जो लाइट है वो क्या है? देखो, जो एमिट हो गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन होगा, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया? यहाँ पे डार्क होगा, क्योंकि वो तो बाहर निकल गया, तो उसकी जगह पे क्या होगा? यहाँ पे डार्क लाइंस होंगे या नहीं होंगे? ये भी स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है। हाँ, डार्क लाइंस ये स्क्रीन पे ही ऑब्टेन होगा। एमिशन होने के बाद। नहीं नहीं, ये एब्जॉर्प्शन वाला है। दोनों को हम लोग अलग अलग ऑब्टेन कर सकते हैं। जब एनर्जी एब्जॉर्ब किया ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो उस समय हम लोग ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाला ये चीज बताया गया है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के समय ये है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मेनली क्या होगा? जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया वो तुमको स्क्रीन पे दिखेगा क्या? वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा? नो सर। नो नहीं सर। होगा। तो उसकी जगह पे क्या दिखेगा तुमको? डार्क होगा या नहीं होगा? यस सर। जैसे मान लो यहाँ पे ग्रीन लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो ग्रीन लाइट वो हमको स्क्रीन पे थोड़ी दिखेगा, वो तो एब्जॉर्ब कर लिया वो ऑब्जेक्ट। तो अगर वो एब्जॉर्ब कर लिया तो वो लाइट हमको स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा क्या? हमको स्क्रीन पे क्या मिलेगा? जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है वही चीज ऑब्टेन होगा ना हमको। बात समझ रहे हो? हेलो। यस सर। यस सर। सर सर बोलो। सर एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए कुछ डिफरेंट टेक्निक होते हैं? कोई डिफरेंट टेक्निक नहीं होता है। दोनों एक साथ ही रिकॉर्ड होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम दोनों एक साथ ही रिकॉर्ड होता है। ये एक्चुअली है क्या कि एमिशन स्पेक्ट्रम जो है ना, उसी का जस्ट नेगेटिव है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब जो कलर एमिट हो रहा होगा ना, जो कलर तुमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में दिखेगा, उस जगह पे तुमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बिल्कुल डार्क दिखेगा। जैसे देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तुमको जो जो कलर दिख रहा है, वो कलर तुमको एमिशन स्पेक्ट्रम में दिख रहा है क्या? नहीं बताओ। सर। नहीं। लेकिन जो जो कलर तुमको एमिशन स्पेक्ट्रम में दिख रहा है, उस जगह पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है? बिल्कुल डार्क है। जैसे देखो वहां पे जो ग्रीन वाला कलर है, पिंक है, ये सब जो लाइनिंग वाला है, जो एमिशन स्पेक्ट्रम में वो लाइंस, कलर्ड लाइंस दिख रहे हैं, उसके जगह पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है? बिल्कुल डार्क है या नहीं? यस सर। यस सर। तो वही दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा है। जो कलर एब्जॉर्ब हो गया, तो वो तो तुमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं दिखेगा। सर जो थोड़ा कलर, लेफ्ट कीजिए ना। बोलो। सैंपल जहाँ लिखा हुआ कौन सा सैंपल? है लेफ्ट में, प्रिज्म के लेफ्ट। हम्म क्या दिक्कत है इसमें? ये तो व्हाइट लाइट के लिए दिखाया गया है। व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया तो इधर ये स्क्रीन जो ऑब्टेन हुआ है, यहीं पे तो कलर्स ऑब्टेन होंगे ना, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, जहाँ पे कलर ऑब्टेन हो रहा है स्क्रीन पे। ये बात समझ में आया? एमिशन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? बोलो। नहीं आ रहा है तो ये देख लो, यहाँ पे और जूम कर देते हैं, एक बार अच्छे से देख लो। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जस्ट बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है। एमिशन वाले में जो जो कलर तुमको दिखेगा, वो कलर तुमको उस जगह पे एब्जॉर्प्शन वाले में बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ठीक है, वही हो रहा है ना, वही सेम चीज है। यस सर।
तो एमिशन स्पेक्ट्रम कब ऑब्जर्व होगा या कब हम लोग ऑब्टेन होगा एमिशन स्पेक्ट्रम? जब एनर्जी एमिट हो रहा होगा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब ऑब्टेन होगा? जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो जिस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लिया, उस एनर्जी के वहां पे वो डार्क आ जाएगा लाइन। जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो कलर्ड तुमको रहेगा। समझ रहे हो बात? यस सर। तो वही चीज है। सर हाँ बोलो। सेकंड में यहाँ पर सर बीच में जो पेपर है वो क्या है? कौन सा पेपर? पेपर ने एक स्क्रीन है प्रिज्म और एब्जॉर्बिंग सैंपल के बीच में। अरे वो जस्ट एक प्लेट लिया गया कि उससे लाइट, प्लेट में एक होल है कि लाइट जो है सिर्फ फोकस करने के लिए है। क्योंकि अगर पूरा लाइट ले लोगे, पूरा एरिया से अगर पास करोगे तो ये तो स्प्रेड आउट हो जाएगा ना। तो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं मिल पाएगा ना मेरे को। फोकस करने के लिए। हाँ, उसको एक पॉइंट लाइट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ताकि वो अच्छे से विजिबल होगा ना। अगर ऐसे पूरा स्प्रेड आउट रहेगा तो पूरे प्रिज्म के पूरे सरफेस पे ही लाइट रहेगा, तो वो अच्छे से दिख पाएगा क्या? नहीं अच्छा सर, रिजल्ट ऑब्टेन होगा समझ क्या? गया सर। तो फोकस के लिए है कि वो एक पॉइंट लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह हो। ठीक है, चलो इतना बात समझ में आ गया तुम लोगों को? यस। चलो अब इसको तुम एक बार पढ़ के रखना यार। ठीक है, यहाँ तक एनसीईआरटी है ना सबके पास? नहीं है तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना तुम लोग। ठीक है, बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो यहाँ तक तुम लोग पढ़ के रखना, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तक एक बार रीडिंग मार के रखना। ठीक है, उसके बाद ये सब जो दिख रहा है यहाँ पे, बाल्मर सीरीज आगे आएगा, लाइमन सीरीज, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। न्यूमेरिकल्स अभी भी स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी तो जस्ट ये थ्योरी वाला ही था। एमिशन एब्जॉर्प्शन तक तुम लोग एटलीस्ट पढ़ के रखना। न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास से ही कराएंगे। ठीक है, तो एक बार थ्योरी तुम लोग पढ़ के रखना। यहाँ तक जितना बताए हैं अभी तक, एक बार डेरिवेशन सब भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। आज भी जितना बताया वो सब भी पढ़ लेना। फिर न्यूमेरिकल्स जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कर लोगे ना? इतना पढ़ते हो या नहीं तुम लोग खुद से? यस टाइम सर, मिलता समझ है यस या गए। सर। नहीं? टाइम मिलता है या नहीं तुम लोगों को? हम्म। हाँ सर। टाइम मिल निकाल ही लेते जाता हैं। है सर रात में। यस सर, निकालते हैं। ऐसे टाइम नहीं रहता है, निकालना पड़ता है टाइम। यस नहीं, सर। ऐसे तो नहीं मिलता होगा टाइम। स्कूल का क्लास क्या डेली करते हो तुम लोग? हाँ सर, यस रोज सर। ऑफलाइन जाते। अच्छा, मेरा ऑफलाइन। अल्टरनेटिवली ऑफलाइन और ऑनलाइन रहता है। ठीक है, टाइम निकाल के पढ़ो तुम लोग। 1 घंटा भी दोगे तो काम हो जाएगा। एक दिन, दिन भर में आधा घंटा भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। और भी तो सब्जेक्ट रहता है ना, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ते रह जाना। ठीक है, कर लोगे ना? इतना पढ़ के रखना, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ओके। चलो चलो फिर क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से ही कराएंगे। ठीक है, जो भी होगा क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में आगे कराते हैं। ठीक है, सर, एंड करें? बोलो। सर किसी भी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट्स रहते हैं। हम्म, ऑर्बिट्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ इनफाइनाइट? इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइट तक थोड़ी जाता है। इलेक्ट्रॉन्स तो फाइनाइट नंबर तक ही होगा ना। क्योंकि एटम, एटम का जो एटॉमिक नंबर है, अभी तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो पता है तुम लोगों को? पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं अभी तक? हम्म 120 अबाउट। हम्म तो उसी के अबाउट है। तो अगर 120 ही एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 120 तक ही गया है,
तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो 120 ही हैं अभी तक, तो इनफाइनाइट तक होगा तब तो देखा जाएगा वो। तो ऐसे सर हम पूछ रहे कंसिडर, हैं, एज्यूम किया जाता है ना। वो थियोरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि वो इनफाइनाइट तक है, मतलब वो ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो वो जा सकता है, थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली वो अभी तक नहीं है। सर थियोर क्या कभी दो एटम्स के ऑर्बिट एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकते हैं? एटम्स कैसे ऑर्बिट कैसे ओवरलैप करेंगे? ये चीज अभी देख ही चुके हो कि अलग अलग सबका डिस्टेंस फिक्स है ना, रेडियस का, वही तो हम रिलेशन निकाले हर तो एक सर दो ऑर्बिट। डिफरेंट एटम्स के। दो डिफरेंट एटम्स का क्या? थोड़ी क्या मैं समझ डिफरेंट? गए, समझ गए। चलो ठीक है, इतना पढ़ के रखना तुम लोग, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? एंड करें क्लास।